हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं विजय सूत्रा के इस नायाब से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर हमारा एजेंडा ये होता है कि हम हमारे जो भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को एग्जाम के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं उनके ऊपर उनको टेस्ट देना। मतलब आपको बेसिकली हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि जो भी हम यहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं वो एग्जामिनेशन संबंधित लेवल पे रहेंगे, जिसके अंदर अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप एग्जामिनेशन को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स के संबंधित में आपके सेशंस लूंगा। मैं 8 सालों से भी ज़्यादा से इस इंडस्ट्री में हूँ, पढ़ाते आ रहा हूँ। बहुत सारे मेरे विद्यार्थियों ने बहुत अलग अलग एग्जामिनेशन क्लियर करे हुए हैं एंड मैं उसी उद्देश्य से यहाँ पे आया हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊँ करंट अफेयर्स के संबंधित में, कि मतलब जो भी प्रीवियस लेवल में जो भी प्रीवियस लेवल में करंट न्यूज़ आते जा रहे हैं उसके अंदर से कौन से सवालों के ऊपर एग्जामिनेशन सवाल बना सकता है। क्योंकि आप देखोगे कि हर रोज 100 अनगिनत न्यूज़ आते हैं। तो क्या एक विद्यार्थी को सारे ही न्यूज़ पढ़ने चाहिए क्या? तो नहीं, सारे ही न्यूज़ नहीं, बल्कि जो एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है बस हमें वही न्यूज़ पढ़नी है। और बट सवाल ये उठता है कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा जो न्यूज़ है वो एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा न्यूज़ एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर वो महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए तो उस पर्टिकुलर न्यूज़ में से एग्जामिनेशन सवाल कैसे बनाएगा, वो एक दूसरा सबसे बड़ा सवाल होता है जो बहुत सारे विद्यार्थी फेस करते हैं और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हमारे इन सेशंस के माध्यम से हम उसी चैलेंज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि हम ऐसे करंट अफेयर्स टॉपिक्स को हम कवर करें जिनका इतना हाई प्रोबेबिलिटी होता है एग्जामिनेशन के अंदर सवाल पूछे जाने का। एंड फिर उसके अलावा हम दूसरे जो लो प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स हैं हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हमारे सेशंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम क्या करेंगे कि जो भी सबसे पहले तो यहाँ पर हो जाता है कि हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, कि जो भी रीसेंट लेवल पे जो करंट अफेयर्स हैं उन करंट अफेयर्स में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर एग्जामिनेशन जो है आपसे सवाल बना सकता है। और फिर उसके अलावा जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, जो मिसलेनियस करंट अफेयर्स होते हैं, जिसको बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, कई कई दफ़ाएं एग्जामिनेशन इनके ऊपर भी सवाल बनाता है। तो हमें ये टॉपिक्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है, तो हम इनको भी यहाँ पर करेंगे। तो इस तरीके से एक पावर पैक्ड ये सेशंस होने वाले हैं जिसके अंदर अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो भी हम कहीं ना कहीं इन सेशंस के माध्यम से आपका वो जो करंट अफेयर्स के ऊपर ग्रिप है उस ग्रिप को अपने केटर कर सकते हैं, उस ग्रिप को अपने बढ़ा सकते हैं, ताकि जब भी आप यहाँ पर एग्जाम दो तो उस एग्जामिनेशन के अंदर आपका ज्यादा समय सोचने में नहीं लगे। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर यही चीज़ है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो भी हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स है ना उसके ऊपर मैंने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अभी हम इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दैट इज अभी जो है मई का महीना चल रहा है और मई का जो आखिरी सप्ताह है उस सप्ताह में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई और उन महत्वपूर्ण घटनाओं में से कौन से चीज़ें हैं जिसके ऊपर सवाल बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। दैट इज अभी आने वाले ही समय में कई सारे एग्जामिनेशन दोबारा से आ रहे हैं, तो उन एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसी में आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट यूनेस्को सर्वे विच फोर्ट्स वॉल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट कंटिन्यूअस इंटैक्ट वॉल। अब अपने को क्या पता है कि यहाँ अब देखिए यहाँ पे मैंने दोनों भी इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है, ताकि कुछ मेरे जो साथी विद्यार्थी हैं उनको अगर इंग्लिश में पढ़ना रहेगा तो इंग्लिश में, अगर हिंदी में पढ़ना रहेगा तो हिंदी में। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे कि एक बार अपने इसको पढ़ लेंगे, फिर यहाँ पर आप या तो वीडियो को पॉज कर लीजिए या तो आप वहां पर कमेंट आप कर दीजिएगा कि इसका ये आंसर होगा एंड देन फिर हम इसको सॉल्व करेंगे एंड देन फिर अपने आंसर के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर अब व्हाट डू वी नो इज कि जो वॉल होता है
अपने को सबसे फेमस वॉल कौन सा पता है? दैट इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस वॉल है। लेकिन उसके अलावा रिसेंटली ये जो यूनेस्को होता है ना, यूनेस्को जो है ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, और ये इंटरनेशनल बॉडी क्या करता है कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट्स होते हैं, वो कल्चरल साइट्स को ये क्या करता है, उसको एक एक्सेप्टेंस देता है, उसको वो एक टैग देता है, और वो टैग जो है अलग अलग नामों से आप जान सकते हैं। दैट इज, एक टैग होता है द वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग। ठीक है, मतलब कि विश्व में ये जो एक पर्टिकुलर साइट है, इसका सांस्कृतिक रूप में बहुत ज्यादा महत्वता होता है। तो यूनेस्को जो होती है ना, ये एक ऐसी इंटरनेशनल संस्था है जिसके अंदर बहुत सारे देशों ने इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, और यूनेस्को अलग अलग रिपोर्ट्स निकालता है, अलग अलग लिस्ट निकालता है। उसके अंदर से एक लिस्ट होता है द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। इंडिया के अंदर ऐसे 30 से भी ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो इस लिस्ट के अंदर प्रख्यात होते हैं, और उसी लिस्ट के अंदर जो भी साइट आते हैं, उसी उसी लिस्ट के अंदर जो भी साइट आते हैं, तो उस साइट के अंदर सरकार सरकार का एक उद्देश्य ये हो जाता है कि जो भी ये साइट रहेंगे, सरकार उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, दैट इज, अगर अपने एक बात करें यहाँ पर, आपने जो है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना रहेगा। सो वो काजीरंगा नेशनल पार्क क्या है? वो भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यही यूनेस्को ने क्या किया है, ये चीज बोला है कि भाई कौन सा ऐसा सेकंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस इंटैक्ट वॉल होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चित्तौड़गढ़ है, अम्बेर है, कुंभलगढ़ फोर्ट है, एंड जैसलमेर फोर्ट है। तो यहाँ पर आप जो है सोच के इसका जवाब दीजिए कि इसका जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपने देखें तो इसका जवाब होगा द कुंभलगढ़ फोर्ट। अगर आप राजस्थान के हैं, या अगर आपने राजस्थान को पिक्चरों में देखा है या कभी घूमने गए, तो आप वहां पे देखेंगे कि ये जो किला है ना, कुंभलगढ़ का किला, ठीक है, ये इतना ज्यादा बड़ा है, और इसका जो बाउंड्री वॉल है इतना बड़ा है कि यूनेस्को जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसको महत्वता दिया। सो यहाँ पर अपने क्या देख सकते हैं कि ये जो कुंभलगढ़ का किला है, ये कहाँ पर है? राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आता है राजस्थान में, और ये यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया है विश्व का सेकंड लार्जेस्ट कंटिन्यूअस इंटैक्ट वॉल, चाइना के ग्रेट वॉल के बाद। अब यही चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। अगला सवाल क्या होता है? फिर से कुंभलगढ़ फोर्ट के ऊपर से मैंने इस सवाल को उठाया, क्योंकि ये जो है ये आपका इतिहास का एक बहुत ही ज्यादा अनोखा चैप्टर है, जिसके अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है। तो एग्जामिनेशन जो है आपका इसके ऊपर से भी एक सवाल बना सकता है। तो उसी के अंदर ये जो कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला का निर्माण किस शख्स द्वारा कराया गया था, और इसका मुख्य वास्तुकार कौन था, मतलब उसका चीफ आर्किटेक्ट कौन था? क्या वो महाराणा प्रताप के मदन थे? क्या वो राणा कुंभा के चीफ आर्किटेक्ट मदन थे? क्या वो राणा संघा के जगन्नाथ थे? या क्या वो अकबर के कासिम खान थे? अब यहाँ पर आप इस ऑप्शन को तो वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि कुंभलगढ़ का किला की बात हो रही है, मतलब राजपुताना की बात हो रही है। ठीक है, और राजपुताना में फिर आप इसको तो हटा ही सकते हो, आपके पास बच जाएंगे ये 3 ऑप्शन। अब इन्हीं 3 ऑप्शन में से, मतलब एमसीक्यूज में यही है कि एक एक ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे, और जैसे ही वो एलिमिनेशन हो जाएगा, फिर आपको बाकी के 3 चीजों को ऐसे सॉल्व करना है। अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, ठीक है, तो एमसीक्यू जो होता है ना, वो आपका नॉलेज चेक नहीं करता है। ठीक है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ऑल्दो नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एमसीक्यू जो है ना, वो आपके पास अगर लॉजिक और अगर आपके पास एनालिटिकल स्किल है ना, एनालिसिस करने का, तो आप उस एमसीक्यू को बगैर इतना अच्छे से जाने हुए भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। दैट इज कि 4 ऑप्शन होते हैं, और हर एक ऑप्शन का वेटेज है कि भाई ये 25% प्रोबेबिलिटी है कि ये सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी में से अगर आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो वो एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के वजह से क्या होगा कि आप अब बच जाते हैं कि 3 ऑप्शन में से कोई तो भी एक होगा। तो ऐसे एलिमिनेट करते करते जब आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो यही चीजें आपको यहाँ पे ध्यान लगानी है। तो यहाँ पर इसका चीफ आर्किटेक्ट किसके टाइम पे था? इट इज गोइंग टू बी राणा कुंभा के टाइम पे। जो मदन थे वो इसके चीफ आर्किटेक्ट रहने वाले हैं ड्यूरिंग द मेडिवल इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज जब अपने बात करें, तो
महाराणा प्रताप, ठीक है, राजपूताना हिस्ट्री के अंदर ये चीज याद रखना कि जो राणा संगा थे, राणा संगा वो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बाबर थे, एंड बाबर और राणा संगा के बीच में एक जंग हुआ था जिसको अपने क्या कहते हैं, अपने उसको कहते हैं द बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा का युद्ध, जिसको लड़ा गया था 1527 के अंदर। फिर इसके बाद अकबर किसके खिलाफ लड़ाई करा था, अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई करा था, और इस जंग को अपने कहते हैं द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। तो ये दोनों मेजर लोग होते हैं, एंड राणा कुंभा भी राजपूताना के ही राजा हैं। अब अगले की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर से सवाल आपके बनाए जा सकते हैं। इसको फुल फॉर्म के अंदर पूछा जा सकता है कि जो पीएम अजय है वो इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से किस से पूरा उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या वो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, या प्रधानमंत्री आर्थिक जन अभियान योजना है, प्रधानमंत्री अनुसूया जन आयोग योजना, प्रधानमंत्री आदर्श जाति अभियान योजना। अब जैसे मैंने आपको वैसे ही एलिमिनेट करना सिखाया था, तो उस एलिमिनेशन के अंदर आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर जो एलिमिनेशन आपको करना है, ठीक है, वो एलिमिनेशन में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहला तो ये आपका एक हो जाता है एलिमिनेशन के अंदर कि सबसे पहला तो ये आपका एलिमिनेशन के अंदर हो जाता है कि जो पीएम अजय, आप खुद सोचिए, प्रधानमंत्री आर्थिक जन अभियान योजना, क्या आर्थिक जन अभियान आपने कभी सोचा है कि आर्थिक मतलब इकोनॉमिक योजना जो सबके लिए, मतलब वो वैसे ही आपको पता चल रहा है क्योंकि आपने क्या सुना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, आर्थिक इकोनॉमी के लिए आपने जन धन योजना के बारे में सुना है, लेकिन ऐसा कुछ योजना के बारे में नहीं सुना है। तो थोड़ा अपने को लॉजिक यहाँ पे लगाना है कि अपन ने क्या चीजें सुनी है, क्या चीज नहीं सुनी है। प्रधानमंत्री अनुसूया जन आयोग योजना, प्रधानमंत्री आदर्श जाति अभियान योजना, क्या कोई जाति आदर्श जाति होती है क्या? आप खुद सोचिए, स्टेटमेंट आप खुद देखिए, क्या कोई भी जाति आदर्श जाति होती है? नहीं, जाहिर सी बात है नहीं होती है। तो उससे आपने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। तो जब आपने दो एलिमिनेट कर दिया, अब फाइनल जब भी आप ऐसे सवालों पे रुक जाते हैं, आपको इसको 100% सॉल्व करना ही है, तभी जाके आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं तो आप कट ऑफ नहीं क्लियर करेंगे। फिर अगर आप इन दोनों में से देखें तो सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि सरकार किसके ऊपर एक स्कीम बना सकती है? क्या सरकार अनुसूया जन आयोग योजना, जन आयोग किसको अपने कहते हैं? जन आयोग मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे अपने कहते हैं ना नीति आयोग, ठीक है, वैसे ही जन आयोग मतलब लोगों का एक आयोग। क्या सरकार ये चीज बनाएगी कि क्या सरकार अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, मतलब जो अनुसूचित जातियां हैं उनको उत्थान करने का योजना बनाएगी, कि सरकार ये चीज बनाएगी? जाहिर सी बात है सरकार यही बनाने वाली है ना, ठीक है, क्योंकि जो भी ऐसे स्कीम्स आते हैं वो किसके लिए होते हैं? वो लोगों के उत्थान के लिए होते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए होते हैं। तो वहीं से अपने को क्या पता चल गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति अभियान, जो किसके कौन से मंत्रालय में आता है ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसका मेन मकसद है कि वो जो अनुसूचित जातियां हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, उनके उत्थान के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज को बनाया जाता है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पीएम अजय पोर्टल एंड अजय मोबाइल ऐप, ठीक है, पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समुदाय के लाभ के लिए लॉन्च किया गया है? अब यहां पर अभी जस्ट अपन ने वही चीज समझा कि भाई पीएम अजय जो है वो किसके लिए बनाया गया है यहाँ पे। सो पीएम अजय जो है वो बनाया गया है ओबीसी के लिए नहीं, एसटी के लिए नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं, बनाया गया है किसके लिए? एससी के लिए। तो एग्जामिनेशन आपसे इस तरीके से सवाल जो है ना वो बना सकती है, ठीक है। तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बनाया गया है। अब ये क्या करता है? ये जो है इसके लिए बनाया गया है ताकि जो रियल टाइम मॉनिटरिंग हो ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, मतलब सरकार जो भी स्कीम निकालती है वो स्कीम रियल टाइम लेवल पे लोगों तक, गांव गांव तक किस हिसाब से उसका अमलीकरण हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसके
उसको मॉनिटर करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। अब ये स्कीम जब बनाई गई है तो रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब आप खुद सोचिए, अब अगर एग्जामिनेशन ने ये सवाल बोल दिया कि भाई इसके अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज किए जाते हैं, तो हाँ बिल्कुल यूज किए जाते हैं। कि रियल टाइम मतलब क्या हो गया कि जैसे अभी के समय में इस गांव में किस किस तरीके से क्या क्या काम हो रहा है, कोई दिल्ली में बैठा हुआ वो चीज जान सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, रियल टाइम। तो अगर रियल टाइम कोई भी चीज करना होता है तो उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी काम आती है क्या, बिल्कुल आती है। तो एग्जामिनेशन ये भी सवाल आपसे पूछेगा। इसी में ही एक और चीज याद रखिएगा कि एक और होता है, दैट इज प्रगति। प्रगति मतलब क्या, जो भी स्कीम्स होते हैं ना सरकार द्वारा लाए गए स्कीम्स, वो स्कीम्स भी उनका जो टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होता है, समय के अंदर अमलीकरण होता है, वो ये स्कीम, वो ये जो टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस है ना, वो उस चीज को ट्रैक करता है। तो प्रगति मतलब भी आप समझना। अब ये जो चीजें होती है इसको अपने क्या कहते हैं, इसको अपने कहते हैं ई गवर्नेंस। इसको अपने कहते हैं ई गवर्नेंस। तो एग्जामिनेशन के अंदर आपसे ये चीज पूछा जा सकता है कि ई गवर्नेंस मतलब जो सुशासन होता है, इलेक्ट्रॉनिक सुशासन, टेक्नोलॉजिकल सुशासन, वो फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन से ई गवर्नेंस का एक प्रतीक है, ऐसे करके आपसे सवाल बना सकते हैं, तो वो चीज का आप ध्यान रखना। इसके अलावा what does the acronym चिराग stand for in the context of Indian Railway? क्या ये एक सेंट्रल हब है फॉर इंटीग्रेटेड रेलवे सिस्टम, ठीक है, या क्या वो एक सेंट्रल हब है, या क्या वो एक सेंटर है फॉर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नमेंट, देन सेंट्रलाइज्ड एचआर इंटेलिजेंस एंड रिसोर्स एलोकेशन ग्रिड, या सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स इंटीग्रेशन एनालिटिक्स एंड गवर्नेंस। अब इनमें से ये क्या है, चिराग। सो रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो चिराग की शुरुआत करी गई थी इंडियन रेलवेज द्वारा, जिसके अंदर वो चाहते थे कि जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सही तरीके से काम करें, वो जो भी काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ों का डेटा बना रहे, सही तरीके से ट्रैकिंग हो, ठीक है। तो जो, और क्योंकि आपको पता है कि जो रेलवे होती है वो एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इंडस्ट्री है, तो इसके वजह से उनके एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सेंट्रल हब फॉर इंटीग्रेटेड रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, सेंटर फॉर एचआर इंफॉर्मेटिक्स, सेंटर फॉर एचआर इंटेलिजेंस एंड सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स इंटीग्रेशन। अगर आप देखेंगे तो आपको क्या करना होता है कि ये जो ऑप्शंस होते हैं इनमें से आपको कभी कभार अगर आपको पता नहीं है तो आपको ऑड मैन आउट भी ढूंढना पड़ता है कि भाषा के अनुसार इसमें से ऑड मैन आउट क्या है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि कोई भी चीज का अगर केंद्रीयकरण होगा तो क्या वो चीज इफेक्टिव, कार्यक्षम रूप में काम करेगा क्या, नहीं करेगा। कोई भी चीज का जब विकेंद्रीयकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, तब जाके वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम बोले सेंट्रल हब, तो जाहिर सी बात है वो नहीं होगा ना, यहाँ पे केंद्रीयकरण किया जा रहा है। यहाँ पे भी सेंट्रलाइज्ड है, मतलब वो चीज नहीं होगा ना कि केंद्रीयकरण किया जा रहा है, ठीक है। और इंडियन रेलवे जो है इतनी बड़ी इंडस्ट्री, जब वो चिराग की शुरुआत कर रही है, मतलब वो अच्छे काम अच्छे के लिए ही करेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि खुद की बर्बादी या खुद के बुरे चीज के लिए करेगी इंडियन रेलवे शुरुआत इस चीज की, बिल्कुल नहीं। तो वहीं से अपने को क्या पता चल रहा है कि अगर सेंट्रलाइज्ड कोई भी चीज होती है तो वो इतनी अच्छी उसका इफेक्टिवनेस नहीं आता है, तो इसके लिए ये दो ऑप्शन कट गए। अब यहाँ पर अगर बात करें, सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स इंटीग्रेशन एनालिटिक्स एंड गवर्नमेंट एंड सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस। अब दोनों में से अगर आप देखेंगे तो ज्यादा वाइड जो है ना वो ये होता है सेकंड वाला। कभी भी ऑप्शन में आप देखना कि अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो वो इतना नैरो नहीं होगा, ठीक है, इतना स्पेसिफिक नहीं होगा, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो वो जनरली वाइड लेवल पे होगा। मतलब अगर आपके पास पॉलिटी का बहुत ज्यादा ज्ञान है तो आप जो है जनरली पॉलिटी के सारे ही क्षेत्रों में आप अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर पॉलिटी के अगर आप मास्टर हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो आप सिर्फ और सिर्फ
सरकार के नीतियों के ऊपर मास्टर नहीं रहेंगे, आप सारी ही चीजें पॉलिटी के अंदर जो भी क्षेत्र के अंदर आएंगे वो सब चीजों के आप मास्टर रहेंगे। तो क्या हो रहा है, वाइडर मीनिंग हो रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी उस चीज को समझ सकते हैं। तो इसका आंसर आप क्या देख सकते हैं, चिराग मतलब क्या, सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स गवर्नेंस। अब यहाँ पे आप चिराग ऐसा भी निकाल सकते हैं, CHIRAG, सो वो भी चीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, चिराग वॉज इनॉग्रेटेड एट मौला अली हैदराबाद टू स्ट्रेंथन डिजिटल HR गवर्नेंस इन द इंडियन रेलवेज थ्रू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड प्रेडिक्टिव वर्कफोर्स एनालिटिक्स। एग्जामिनेशन आपसे पूछ सकता है कि भाई जो चिराग है वो चिराग को किसने लॉन्च किया, तो इंडियन रेलवेज ने, और उस चिराग के अंदर मेन उद्देश्य क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्स का उद्देश्य है, ये याद रखना। बाय विच ईयर इज द चिराग सेंटर एक्सपेक्टेड टू बिकम फुली ऑपरेशनल। क्या वो 2026 में होगा, 2027 में होगा, 2028 में होगा, या 2030 में होगा। तो अभी जस्ट अपन ने देखा वो क्या होगा, 2028 के अंदर कहां पर इनॉग्रेट, ऑलरेडी वो इनॉग्रेट कहाँ किया जा चुका है, हैदराबाद में, लेकिन वो फुल्ली ऑपरेशनल कब तक होगा, 2028 तक वो फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना। आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग चीजों में से HR के संबंधित में क्या चीज आती है, तो HR के संबंधित में क्या आता है, चिराग आता है। सो ये चीज याद रखना आपने। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण है ये, which institute organized the Yoga Mahotsav, that is 2026, as a part of the 25-day countdown to International Day of Yoga। अब जैसे आपको पता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको एक विशेष रूप मिला है, एंड दैट इज गोइंग टू बी जून 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम जनरली सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल ये जो योग महोत्सव है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ किया जा रहा है, क्या ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, या सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी। तो इनमें से कौन कर रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो इनमें से ये कर रहा है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, ठीक है, जो कि कहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश में। एग्जामिनेशन आपसे ये सवाल पूछ सकता है। देखिए एक चीज याद रखना, जो भी मैं यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ वो सॉल्यूशन में से भी आपके सवाल बन सकते हैं। बहुत ज्यादा ध्यान से ये चीज रखिएगा कि जो ये है ये कहाँ पर होता है, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर, जिसने योगा महोत्सव को शुरू किया। एंड कहाँ पर है ये, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, ये है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये चीज याद रखना। इसके अलावा अब वो अपने को क्या पता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जनरली कब होता है, वो 21 जून को होता है, ठीक है। अब ये 21 जून को होता है, तो ये इसका एक ऑफिशियल थीम भी होता है। तो इसका ऑफिशियल थीम क्या होगा, क्या ये शांति और सद्भाव के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, या महिला सशक्तिकरण के लिए योग। अब इनमें से क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आप जनरली देखें तो सबसे वाइड क्या होता है, क्या वो एम्पावरमेंट होता है, क्या वो हेल्दी एजिंग होता है, या क्या वो वन अर्थ वन हेल्थ होता है, या क्या वो वहां पर उस टाइम पे होगा दी पर्टिकुलर योगा फॉर पीस एंड हार्मनी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, ये अप्रोच जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे अडॉप्ट करी गई थी, एंड WHO सपोर्ट करता है वन अर्थ वन हेल्थ अप्रोच को, ठीक है। तो ये डिजीजेस से रिलेटेड चीज है, अगर आपको याद रहेगा तो ये चीज नहीं होगी। योगा फॉर पीस एंड हार्मनी। अब आप बोलिए क्या योगा एक सॉफ्ट पावर है, अब एक चीज समझना आप, दो प्रकार के पावर होते हैं, एक होता है सॉफ्ट पावर, दूसरा होता है हार्ड पावर। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में क्या आता है, हार्ड पावर के क्षेत्र में क्या आता है। तो सॉफ्ट पावर मतलब क्या, जो बगैर लड़ाई किए सांस्कृतिक लेवल पे अगर
कोई देश दूसरे के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस करता है तो उसको कहते हैं सॉफ्ट पावर। जैसे कि सिनेमा, मान लीजिए कि अगर सेशल्स हैं या सांस्कृतिक कोई भी चीज़ हो गया या डांस हो गया, ठीक है, अगर मान लीजिए इंडियन सिनेमा कोई दूसरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो जाहिर सी बात है वो जो देश है उसका इंडिया के प्रति जो सद्भावना है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंडिया के प्रति जो कनेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सांस्कृतिक चीज़ें, डांस, सिनेमा वगैरह चीज़ों से एक रिलेशन बना दिया गया है। दूसरा होता है हार्ड पावर, मतलब बंदूकों के या मिलिट्री के पावर पे, बल पे अगर आप किसी देश के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमा रहे हो तो उसको अपने कहते हैं क्या, हार्ड पावर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो योगा क्या है, इट इज अ सॉफ्ट पावर। लेकिन योगा आप खुद सोचिए, क्या योगा इन तीन ऑप्शंस में से, ये तो अपन ने एलिमिनेट कर दिया, इन तीन ऑप्शंस में से योगा जो है डायरेक्ट असर किस पे करेगा, योगा डायरेक्ट असर करेगा किस पे, हेल्दी हेल्थ पे। ठीक है, तो यहीं से अपने को वो ऑप्शन मिल जाता है कि भाई इसका जो आंसर रहेगा योगा फॉर हेल्दी एजिंग रहेगा, जो कि इसका थीम रहता है। ठीक है, एंड इसको कहाँ पर, जो कोलकाता है वहां पर मेन नेशनल लेवल पे अपने इसको कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगला जो रहता है, अगला क्या है, दैट अंडर द योगा 365 days initiative, what free training campaign is being run by Moraji Desai National Institute of Yoga in collaboration with Habild? ये याद रखना। ठीक है, क्या वो 50 डेज का योगा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, 70 डेज का योगा अवेयरनेस प्रोग्राम है, 100 डेज का फ्री योगा ट्रेनिंग कैंपेन है एंड 200 डेज का वेलनेस सेंटर है। अब यहाँ पर नाम से ही जाइए ना, क्या बोला जा रहा है भाई, फ्री ट्रेनिंग कैंपेन बोला जा रहा है ना। तो योगा 365 डेज के इनिशिएटिव के अंदर, अब ये याद रखना, ये जो इनिशिएटिव है ये ले कौन रहा है, ये ले रहा है मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट विद हाबिल्ड। और यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग कैंपेन है तो वो किससे संबंधित हो जाएगा कि 100 डेज का फ्री योगा ट्रेनिंग कैंपेन आपको मिलता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज है जिसके अंदर ऑलरेडी 2 लाख से भी ज्यादा सिटीजन रजिस्टर कर चुके हैं इन द फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके अलावा द इन्वेस्टर सपोर्ट पोर्टल लॉन्च्ड बाय इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री? अगर आप यहाँ पर इस चीज को देखेंगे तो आपको ये एक चीज समझ आएगी कि जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, ठीक है, ये आपको पता चलना चाहिए कि भाई सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो आपको वो जो छोटे छोटे चिप्स होते हैं ना, जो हर एक चीज में यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, कार्स हो गए, ठीक है, देन मोबाइल फोन्स हो गए, एसीज हो गए, हर एक जगह पे यूज होते हैं, उसको अपने कहते हैं सेमीकंडक्टर। आज के टाइम पीरियड पे इंडिया जो है बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स पे इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि उसे सेल्फ रिलाई होना है। इस विश्व का सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर, जो बड़े बड़े और महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है ताइवान में। ठीक है, और इंडिया जो है आज के टाइम में अलग अलग देशों के साथ मिलके इंडिया के अंदर स्वयं ही वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो करवाने का प्रयास कर रही है, जिसके वजह से उसको किसी और के ऊपर निर्भरता नहीं रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो एक चीज़ है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इन्वेस्टर्स सपोर्ट पोर्टल, ठीक है, अब इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन मतलब इंडिया के अंदर ये चीज़ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की जा रही है। अब उस सेटअप के लिए हमारे पास बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आते हैं या नेशनल लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट आते हैं। तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह आएंगे वो इन्वेस्टमेंट कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे, तो क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? अगर ये सीधा सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो शायद अपने बोल सकते थे, शायद। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, क्या इन्वेस्टर सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में आता है क्या? बिल्कुल नहीं यार, नहीं आएगा वो तो। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शायद आ सकता है। ठीक है, तो दो अपने ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, या तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होगा या तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा। अब यहाँ पर ये देखो, ये क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक्स है कि क्या वो कॉमर्स के अंदर डायरेक्टली आएगा? तो वो मेजरली किसके अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स ना। सेमीकंडक्टर क्या है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंधित में इन्वेस्टर सपोर्ट रहेगा वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के ही इसमें रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें अपने क्या देखते हैं, इसमें अपने जो आंसर रहेगा वो आंसर में आप क्या देखोगे, ठीक है,
वो आंसर के अंदर आप क्या देखोगे कि द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये है क्या, तो ये एक सिंगल विंडो डिजिटल इंटरफेस है जो सपोर्ट करता है सेमीकंडक्टर इन्वेस्टर्स को। ठीक है, कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जा रही है तो उनके ग्रीवियंसेस रिड्रेसल किए जाते हैं एंड वो सब चीज़ें होती हैं। तो ये वो स्कीम है, तो ये चीज़ आप याद रखना। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो एज ऑफ मई 2026 हाउ मेनी फैब्रिकेशन पैकेजिंग प्रोजेक्ट्स एंड सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। तो ये चीज़ याद रखना, जो सेमीकॉन होता है ना वो सेमीकंडक्टर मिशन होता है, सेमीकंडक्टर मिशन। तो ये चीज़ याद रखना, सेमीकॉन इंडिया मतलब सेमीकंडक्टर मिशन। अब उसके तहत क्या कितने प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं, क्या वो 10 फैब प्रोजेक्ट्स एंड 20 डिजाइन प्रोजेक्ट्स, 12 फैब प्रोजेक्ट्स एंड 24 डिजाइन प्रोजेक्ट्स, 15 फैब एंड 30 डिजाइन एंड 8 फैब एंड 16 डिजाइन। अब यहाँ से देखिए ये जो है ना ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस है। जो अभी तक अपन ने देखे वो थे हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस जिसके अंदर ज्यादा चांसेस है उनके पूछे जाने के। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लो प्रोबेबिलिटी, इतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी इनका नहीं होता है। ठीक है, लेकिन तो भी अपने को ये चीज जानना है कि शायद अगर एग्जामिनेशन में पूछ ले तो उसका क्या। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर है क्या कि भाई 12 फैब्रिकेशन पैकेजिंग प्रोजेक्ट्स अपन ने अभी तक किए हैं एंड 24 डिजाइन प्रोजेक्ट्स अपन ने अभी तक किए हैं अंडर दी सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। इसके अलावा अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विदेश यात्रा के लिए गए थे, तो उसके अंदर उन्होंने जो पीएम मोदी ने ट्रेडिशनल गोंड पेंटिंग जो है वो कौन से वर्ल्ड लीडर को, वो कौन से वर्ल्ड लीडर को रिसेंट लेवल पे यहाँ पे दिया है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री जो है ना ये अलग अलग जगहों पे गए थे। ठीक है, दैट इज वो फ्रांस वगैरह ये सब जगहों पे गए थे। ऑलराइट, सो यहाँ पर अपने क्या देखते हैं कि उन्होंने क्वीन मदर ऑफ यूएई, पीएम जॉर्जिया मेलोनी ऑफ इटली, सॉरी इटली गए थे वो। ठीक है, क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ऑफ स्वीडन या प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्वे। अब जाहिर सी बात है ये आपको पता है कि जब भी कोई भारत का लीडर ठीक है कोई दूसरे लीडर से मिलता है तो ऑब्वियसली उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होते हैं। तो उसी एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स के अंदर ये चीज किसको दी गई थी तो वो चीज अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई कि भारत के प्रधानमंत्री तो कई दफा जाते हैं, ठीक है, या कोई भी इंपॉर्टेंट लीडर कई दफा जाता है, प्रेसिडेंट जाता है, तो क्या अपने को हर एक चीज याद रखनी है क्या, तो नहीं। अगर आपके एग्जामिनेशन के पहले कुछ ऐसी घटना घटित हुई है तो आप बस वही याद रखो, क्योंकि अगर आप सब याद रखने जाओगे तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है। आपको वैसे भी एग्जामिनेशन में वो चीज याद रखना बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो आपके एग्जाम से जस्ट पहले अगर ऐसी घटना घटित हुई है तो आपको वो चीज याद रखनी है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने वो किसको दिया है, क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ऑफ स्वीडन को ये गोंड ट्राइबल कम्युनिटी का पेंटिंग दिया। अब ये जो गोंड ट्राइबल कम्युनिटी है कौन से स्टेट में है, दैट इज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। ठीक है, अगला जो होता है वापस से कि भाई पीएम जॉर्जिया मेलोनी को इन्होंने क्या चीज दिया, क्या उन्होंने ये जो मुगा से, अब देखो यहाँ पे पीएम जॉर्जिया मेलोनी को क्या दिया गया, मुगा सिल्क से बनाया गया जो आर्टिफैक्ट है वो चीज दिया गया। अब ये जो मुगा सिल्क है वो कहाँ को बिलोंग करता है, क्या वो मणिपुर को, असम को, मेघालय को या वेस्ट बंगाल को। अब ये चीज याद रखना कि भारत एकमात्र ऐसा एक देश है जिसके अंदर चारों प्रकार के, ठीक है, चारों प्रकार के जो सिल्क है ना वो बनाए जाते हैं, दैट इज तस्सर। मतलब अगर आप देखोगे सो देर इज मलबेरी, ठीक है, तस्सर, या तो अगर मैं सिंपली इसको बोलूं तस्सर, एरी, मुग्गा, ये सब क्या है, ये सब सिल्क के अलग अलग प्रकार है। तो भारत के अंदर ये सब जो प्रकार है ना वो ऑलरेडी भारत के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो मुग्गा सिल्क है ये कहाँ का बिलोंग करता है, सो इट इज गोइंग टू बी ऑफ असम। ठीक है, और ये जो सिल्क है इसको जीआई टैग भी ऑलरेडी मिला हुआ है। अब जीआई टैग मतलब क्या, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब ये जो जीआई टैग है ना वो जीआई टैग एक पर्टिकुलर एक्ट है 1999 का, इसके तहत जीआई टैग दिए जाते हैं। मतलब अगर एक पर्टिकुलर जियोग्राफी के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण चीज है तो उसको उस
एरिया के धरोहर के जैसे बचाने के लिए जीआई टैग के अंदर उसको नाम दिया जाता है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अगला जो होगा व्हाट इज द एस्टिमेटेड एवरेज natural gas inflow recorded from the newly discovered सानू फॉर्मेशन इन द डंडेवाला फील्ड। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन आपसे पूछ सकता है कि भाई डंडेवाला फील्ड जो है वो है कहाँ पर, ठीक है। इस हिसाब से एग्जामिनेशन आपसे सवाल भी पूछ सकता है। तो ये कहाँ पर पाया गया है कि लगभग 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे ऑफ नेचुरल गैस। ये याद रखना, एग्जाम आपसे पूछेगा कि भाई जो कोल फाइंड किया गया है डंडेवाला फील्ड पे, तो नहीं, कोल नहीं बल्कि नेचुरल गैस फाइंड किया गया है डंडेवाला के अंदर, ठीक है। और वो कितना है, 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडिया का सबसे पहला सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी दैट इज जो पद्मा अवार्ड्स हैं 2026, हाउ मेनी अवार्ड्स वर कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन 25 मई एट राष्ट्रपति भवन। अगर आपको ये याद है तो पद्मा अवार्ड्स क्या होते हैं, ये सिविलियन अवार्ड्स होते हैं और इसमें 3 अलग अलग प्रकार के अवार्ड्स होते हैं, दैट इज पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री, ठीक है। ये तीनों अलग अलग प्रकार के अवार्ड्स होते हैं जो कि सिविलियन अवार्ड्स होते हैं और ये साल में दिए जाते हैं और ज़्यादा लोगों को दिए जाते हैं। तो कितने लोगों को दिए गए, क्या वो 58 लोगों को दिए गए, क्या वो 131 लोगों को, क्या वो 66 लोगों को, या क्या वो 75 लोगों को दिए गए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितने लोगों को दिए गए हैं, दैट इज 66 लोगों को दिए गए हैं ये पर्टिकुलर अवार्ड्स। और जनरली पद्मा अवार्ड्स देता कौन है, वो देता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को वो लिस्ट प्रोवाइड कौन करता है, वो सरकार प्रोवाइड करती है कि किन किन को पद्मा अवार्ड दिया जाना चाहिए, कौन से सिविलियंस को दिया जाना चाहिए जिसने महत्वपूर्ण कार्य किया है भारत के अंदर। तो उनको उस टाइम पीरियड पे ये जो पद्मा अवार्ड्स होते हैं ना, ये जो पद्मा अवार्ड्स होते हैं ना, वो चीज दी जाती है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द नोटिफाइड रूल्स अंडर द स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट विच व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट और फॉर द मेंबर्स ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। तो आप खुद यहाँ पर एक चीज है ना, आप खुद यहाँ पर जो है आप एक चीज सोचिएगा कि एग्जामिनेशन जो है अगर यहाँ पर आपसे पूछ रही है कि भाई कौन सा इसमें से सबसे ज्यादा रहेगा, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। अब एक चीज याद रखना कि कोई भी नेशनल लेवल की संस्था होती है ना, तो उसका जनरली जो एज लिमिट होता है ना मेंबर्स का, वो एज लिमिट आइदर 65 होगा या आइदर 70 होगा। लेकिन जो स्टेट लेवल की चीजें होती है ना, उसके अंदर एज लिमिट जो होता है वो आइदर 62 होगा आइदर 65 होगा। तो यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है, नेशनल, नेशनल मतलब केंद्र के लेवल पे, मतलब इंडिया लेवल पे। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है आप ये दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो, बच जाता है आपके पास सी एंड डी। तो उसी में से अब मेजॉरिटी ऑफ दी जो बोर्ड्स रहते हैं, ठीक है, जो भी बोर्ड्स रहते हैं तो वो बोर्ड्स का मेजॉरिटी जो है 65 ईयर्स की ही जो एज होती है ना वो होती है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि जो भी जनरली बोर्ड होता है, ठीक है, बोर्ड मतलब एक रेगुलेटरी बॉडी है और वो रेगुलेटरी बॉडी को एक एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। तो जो भी संस्था को एक एक्ट के द्वारा बनाया जाता है उस संस्था को अपने कहते हैं क्या, स्टैट्यूटरी बॉडी। जो भी संस्था को एक एक्ट द्वारा बनाया जाता है उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो क्या नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या, तो है। अब एग्जामिनेशन आपसे यही चीज पूछ सकता है कि फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन से स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं और कौन से स्टैट्यूटरी बॉडीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई 65 ईयर्स होता है। अगला जो होता है दैट इज गोइंग टू बी द रानी की वाव। अब रानी की वाव की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रानी की वाव है उसको कब यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर अपने क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट है जिसका नाम है गुजरात, ठीक है। तो गुजरात स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो अपने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो रानी की वाव है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये जो यूनेस्को लिस्ट होता है, ठीक है, वो यूनेस्को लिस्ट जनरली क्या होता है कि जो भी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक साइट्स हैं वो कौन निकालता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर यूनेस्को, ठीक है। तो वो हर साल कोई ना कोई साइट को
अपने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डालता है। और अगर एक बार डल गया कोई भी साइट तो उसका प्रोटेक्शन करना बहुत अनिवार्य हो जाता है सरकार के लिए। तो यहाँ पर जो रानी की वाव है उसको कौन से साल में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर डाला गया? क्या वो 2004 था, 2011, 2014 या 2017? ये आपको क्रम में पता होना चाहिए हाँ, कि भारत के जितने भी साइट्स हैं वो कब कब उनको रखा गया है इस पर्टिकुलर लिस्ट में। तो इसका आंसर है 2014। ठीक है, 2014 के अंदर गुजरात के अंदर टोटल जो है ना वो 4 साइट्स होते हैं जो यूनेस्को में आते हैं। ठीक, सॉरी 3 साइट्स होते हैं जो यूनेस्को के अंदर आते हैं। उसमें से एक है चांपानेर जो पावागढ़ के इधर है। ठीक है, मतलब वडोदरा हलोल गुजरात के अंदर आता है, वहां पर आएगा। दूसरा है रानी की वाव और तीसरा है अहमदाबाद को भी चुना गया है क्योंकि अहमदाबाद के अंदर बहुत सारे प्रख्यात आर्किटेक्चर्स जो स्थापत्य थे ना वो थे उसके लिए। अब दूसरा है जो सरदार सरोवर बांध है वो कौन से नदी पे बनाया गया है? क्या वो तापी पे बनाया गया है, साबरमती, मही या नर्मदा? तो वो बनाया गया है किस पे? नर्मदा। ये इस देश का वन ऑफ द बिगेस्ट डैम्स है जिसको कहा जाता है सरदार सरोवर डैम। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इसके अलावा इन ऑप्शंस में से कौन सा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो गुजरात के अंदर लोकेटेड है? तारापुर, कायगा, काकरापार या नरोरा? अब नरोरा अगर आप देखोगे तो वो यूपी में आता है। ठीक है, कायगा एंड कल्पक्कम जो है वो साउथ इंडिया के अंदर आता है। तारापुर जो है वो महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो यहाँ पे बच क्या जाता है? इट इज गोइंग टू बी काकरापार। ठीक है, तो गुजरात के अंदर जो एक प्लांट है दैट इज गोइंग टू बी द काकरापार न्यूक्लियर प्लांट। तारापुर कहाँ पे आएगा? महाराष्ट्र में। कायगा कहाँ पे आएगा? कर्नाटका में। एंड नरोरा जो आएगा वो उत्तर प्रदेश में आएगा। तो एग्जामिनेशन ये भी चीजें आपसे जो है ना पूछ सकती है। ठीक है, तो साथियों ये है जनरली जो करंट अफेयर्स के संबंधित जो भी रिसेंट लेवल पे सवाल न्यूज आए हैं उसके संबंधित में दीज आर गोइंग टू बी द करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसी के साथ वील कीप दिस सेशन दिस मच। ऐसे ही हम फ्रीक्वेंटली करंट अफेयर्स के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको भी पता चले कि कोई भी सवाल को अपने को सॉल्व कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी उसकी होगी, या अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ा है तो इससे क्या होगा आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। और साइमल्टेनियसली आप क्या करें कि वीडियोस को पॉज किया करें जब भी हम सवाल पढ़ें और आप कमेंट कर दें आंसर, देन फिर आप देखें कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो इसी के साथ सिर्फ इतना ही रखेंगे। आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू माय डियर एस्पिरेंट्स। धन्यवाद। जय हिंद एंड जय भारत।